नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। अगर मैं बात करता हूँ सतलुज रिवर की, ये तिब्बत से हिमाचल में शिवकी दर्रे से प्रवेश करती है। अगर बात करता हूँ सतलुज की, तो ये हिमाचल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है शिवकी दर्रे से और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है भाखड़ा नामक गांव से और पंजाब में प्रवेश करती है। अगर मैं बात करता हूँ सतलुज की कुछ सहायक रिवर की, तो बसपा नदी सतलुज की सहायक है, स्पीति नदी सतलुज की सहायक है, अलीखड़, अगर मैं अली एक खड है और ये भी सहायक है किसकी, सतलुज की सहायक है, और ये बिलासपुर में ये स्थित है अलीखड़। और ये जो बिलासपुर में द्योली फिश फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन प्रजनन केंद्र जो है द्योली, वहाँ पे स्थित है अलीखड़ के समीप है ये। और अगर मैं स्वाखड़, नोगली खड, भावा नदी और मंडी में दो इमला और बिमला, ये दोनों रिवर भी सतलुज की सहायक नदी है। तो ये सारी की सारी सतलुज की सहायक रिवर मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आ रहा है कि जो सूरजताल झील है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति जिले में सूरजताल के अलावा और कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो सूरजताल, ये खुद कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। सूरजताल लाहौल स्पीति में है, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में है। और अगर मैं बात करता हूँ चंद्रताल झील की, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में तो है, लेकिन एक चीनी यात्री हुएनसांग, क्या नाम था? चीनी यात्री हुएनसांग ने इसे लोहित्य सरोवर का नाम भी दिया था। तो हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसको हुएनसांग ने लोहित्य सरोवर कहा था? तो ये चंद्रताल झील है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में यूनामसो झील लाहौल स्पीति में है, नीलकंठ झील लाहौल स्पीति में, दीपक ताल झील जो है लाहौल स्पीति में, विशाल ताल झील लाहौल स्पीति में। शिमला ऑप्शन में दिया है, शिमला की भी बात कर लेते हैं। शिमला में अगर मैं शिमला की बात करता हूँ तो शिमला में भैया तानू जुब्बड़ झील है, कराली झील हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील है कराली झील, चंद्रनाहन झील शिमला में है जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। ये भी आपने याद रखना है कि पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये चंद्रनाहन झील से होता है जो कि शिमला जिले में स्थित है। अगर मैं किन्नौर यहाँ पे दिया है, किन्नौर में है सोरंग झील और अपनी नाको झील, तो सोरंग और नाको ये किन्नौर में है। मंडी की बहुत इंपॉर्टेंट लेक से जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, कुंतब्योक झील मंडी में है, कलासर झील मंडी में है, कुमारवां झील मंडी में है, सुक्सर झील मंडी में है, पंडोह झील मंडी में। और पंडोह की अगर बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील है, सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडोह झील। और रिवाल्सर झील की अगर मैं बात करता हूँ तो रिवाल्सर झील तीनों धर्मों की यहाँ पे पूजा की जाती है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और सिख धर्म, तो तीनों धर्मों के यहाँ मंदिर भी है और रिवाल्सर में एक झील भी है रिवाल्सर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब हम जो है इस बार आपको पॉलिटी के क्वेश्चन लाए हैं पार्ट 5 में अक्सर ज़्यादातर। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसी प्रकार जो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और अगर मैं बात करता हूँ उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये टेट परीक्षाओं के लिए। और जो उपराष्ट्रपति होता है इसको भी राष्ट्रपति की तरह ही 5 साल के लिए चुना जाता है, और उम्र जो है वो राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ये हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने ध्यान से सुनना है। और उपराष्ट्रपति को शपथ और त्यागपत्र, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। अगर जो किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो उत्तरदायी होता है विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो विधानसभा के लिए होता है, बिल्कुल होता है। और अगर मैं बात करता हूँ विधानसभा में जो है टोटल 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुल 68 सीटें हैं, लेकिन हिमाचल ही हमेशा परीक्षाओं में नहीं आने वाला है, या यही नहीं आने वाला है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा सीट है। तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा सीट है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है विधानसभा से? क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी में। यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो भैया कितनी है? 403। याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 403 है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, वहाँ पे जो है वो 294 जो है वो सीटें हैं विधानसभा की, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की। और सबसे कम क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम कहाँ पे है, पहला और दूसरा हमने देख लिया। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा 403 यूपी में है, फिर पश्चिम बंगाल में 294 है दूसरे नंबर पे। तो अगर सबसे कम पूछा जाएगा कि सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ पर स्थित है, तो सबसे कम विधानसभा की जो सीटें हैं वो सिक्किम में है। सिक्किम में मात्र और मात्र 32 सीटें विधानसभा की है। उसी प्रकार गोवा में भैया 40 सीटें हैं विधानसभा की। मिजोरम में भी 40 है। और महाराष्ट्र बहुत बार पूछा गया है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है, 288 सीटें महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है एकनाथ शिंदे। पंजाब में जो है वो 117 सीटें हैं विधानसभा की। और हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, यहाँ पे 70 है। और हरियाणा भी हमारा पड़ोसी है, तो हरियाणा में 90 है। और पंजाब हमारा हो गया, पंजाब में 117 है। और राजस्थान भी पड़ोसी समझ लो, थोड़ा दूरी है, 200 है राजस्थान में। और हिमाचल में कितनी है, 68 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थी कुछ विधानसभा की सीटें अलग अलग राज्यों में कितनी है, परीक्षाओं में जरूर पूछी जा सकती है। और टेट परीक्षा उतनी आसान अब रहने वाली नहीं है। अदर जो जानकारी क्वेश्चन के अलावा मैं आपको देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जो है वो कितने टाइप की होती है, तो इमरजेंसी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, नेशनल इमरजेंसी एन नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी की बात अनुच्छेद 352 में की गई है। फिर है स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है अनुच्छेद 356 में। और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं, ये भैया आर्टिकल 360 में। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी है। क्वेश्चन क्या आता है इमरजेंसी से ज़्यादातर बार टेट परीक्षाओं में, कि जो भारत में वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसको कितने बार भारत में लगाया गया है। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है। भारत में जो योजनाओं का जो उद्देश्य होता है वो किसके अंडर आता है, तो योजनाओं का जो उद्देश्य आता है वो डीपीएसपी के अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो इसका जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में किया गया है। पहला क्वेश्चन तो आता है कि किस भैया कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। याद रखना कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी। और भारत का भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 में इसको दर्शाया गया है अनुच्छेद नंबर 36 से 51। याद रखना अनुच्छेद नंबर 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगर टेट का पेपर टफ आता है तो आप मेरी वीडियो देख के टेट का पेपर क्वालिफाई कर दोगे, मैंने आपको पहले ही बोला है। अब 48 का ए, आर्टिकल 48 का ए, और आर्टिकल 40 और आर्टिकल 39 का ए और आर्टिकल 48 का ए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 40, ये डीपीएसपी में ही आता है। अनुच्छेद नंबर 40 बात करता है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल जो हमारा 39 का ए, ये भी इससे पहले ही आता है। 39 के ए में जो है बहुत सारी बातें की गई है। तो इसमें जो मुख्य बात है वो है गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। ये जो है बाद में जोड़ा गया था इस आर्टिकल में, डीपीएसपी में। कब जोड़ा गया था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42 अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, उसमें जो है इसको जोड़ा गया था दोबारा, कि भैया ये बात जोड़ी जाए कि जो गरीब हो गए उनके लिए फ्री कानूनी सहायता दी जाएगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, और अनुच्छेद 48 का ये बहुत बार टेट में आ गया है। अब आ रहा है ये क्वेश्चन, वैसे आपको टफ लग सकता है लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि 48 के ए में जो बात की गई है वो की गई है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, और देश के लिए वन जीवन की रक्षा करना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 49 भी याद रख लो। 49 में है कि जो राज्य के अंदर जो स्मारक होंगे और जो ऐतिहासिक स्थान होंगे उनकी सुरक्षा जो है वो राज्य करेगा। तो ये क्वेश्चन बोला गया है कि स्मारक और ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व बनता है, ये अनुच्छेद नंबर 49 में कहा गया है।
और अनुच्छेद नंबर 51 भी इसके अंडर ही आता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा जो ये हम बताते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षाओं के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई। फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया। फर्स्ट लॉ कमीशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो भारत में इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1955 में। देखिए, जब फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना हुई थी तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे, ये बनाए गए थे MC स्टुवर्ट। तो MC स्टुवर्ट को बनाया गया था और ये अटॉर्नी जनरल थे। इनको 1955 में बनाया गया था और ये तो था पहला लॉ कमीशन, ये तो बनाया गया था। ये अटॉर्नी जनरल थे MC स्टुवर्ट। ये आपने इनका नाम याद रखना है, स्टुवर्ट, LVAD। इनका नाम है SETALVTED। तो ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। और अगर मैं बात करता हूँ इसी के अलावा प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। भैया योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे, वो प्रधानमंत्री होते थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया, ये क्वेश्चन इस बार के टेट परीक्षा में आया था TGT आर्ट्स में। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि संसदीय चुनाव आयोजित किए जाते हैं इनके द्वारा। पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा करवाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का बहुत मुख्य रोल है हमारे देश के अंदर चुनाव करवाने में। और प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारतीय चुनाव आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और पहले चुनाव आयुक्त भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहले चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं इनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है भैया, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। और जो ये भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है। जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका जो गठन होता है ये 5 वर्षों के लिए होता है। अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक देश के लिए। फाइनेंस कमीशन जो डील करता है आर्टिकल नंबर 280, अनुच्छेद 280 के साथ डील करता है फाइनेंस कमीशन। और अगर मैं बात करता वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की, तो इसमें एक अध्यक्ष, याद रखना 1 चेयरमैन होता है और इसके साथ और 4 मेंबर्स होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं किसमें, वित्त आयोग में। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसके ऊपर जो इम्पीचमेंट है, इसको इम्पीच कौन कर सकता है, इसको इसके पद से कौन निकाल सकता है। तो ये सिर्फ संसद ही ऐसा कार्य कर सकती है। संसद ही राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकती है। किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और संसद उसको उसके पद से हटा सकती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति की, तो ये जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको, अगर मैं आपको महाभियोग की प्रक्रिया बताऊं तो 14 दिन पहले तो राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं। तो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी लिखित रूप में और उसके ऊपर किसी भी सदन के 1/4 मतलब कि 25% लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और अगर वो उसके बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेगा तो सदन पे उस प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 की बहुमत से जो है उसको मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3, तो पास करके तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिला सकता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, राज्यसभा की अधिकतम संख्या है। जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम संख्या 250 है।
राज्यसभा की अधिकतम संख्या भैया 250 है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में कितने बैठते हैं। तो वर्तमान में 245 बैठते हैं। 245 को भी अगर मैं बांट दूं, वर्तमान में 245 तो बैठते हैं, 245 में से 225 जो आते हैं वो राज्यों से आता है, 225 राज्यों से आते हैं, और 8 जो है वो यूटी से आते हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी? 3 सदस्य दिल्ली से चुन के आएंगे, 1 राज्यसभा का सदस्य पुडुचेरी से आएगा, और 4 राज्यसभा के सदस्य जो है वो कहाँ से आने वाले हैं? जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं। तो आपने याद रखना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से राज्यसभा के 8 सदस्य चुन के आएंगे, और 225 राज्यों से आएंगे, और भैया 12 सदस्य राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा चुने जा सकते हैं। अगर राज्यसभा का हमने बात की है तो लोकसभा की भी कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा भी संसद का ही सदन है। लोकसभा में अगर मैं बात करता हूँ तो लोकसभा में भैया 550 अधिकतम सदस्य होते हैं। वर्तमान में 543 सदस्य बैठते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन अधिकार है, द राइट टू हैव ए फैमिली इज। तो ये एक प्रकार का नेचुरल राइट मैं इसको मानूंगा कि जो पारिवारिक जीवन होता है वो एक प्रकार का जो हो सकता है कि ये कैसा है, नेचुरल राइट है एक प्रकार का। और अगर मैं बात करता हूँ राइट टू प्रॉपर्टी भी एक अधिकार है, और ये जो संपत्ति का जो अधिकार है, पहले ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब ये लीगल राइट बन चुका है। तो ये भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पंचायत समिति का गठन होता है। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कम सुनते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये। तो पंचायत समिति जो है इसका जो गठन होता है भैया, ये कैसे होता है? तो पंचायत समिति का जो गठन है वो ब्लॉक स्तर पे किया जाता है। वीडियो साहब होता है, वीडियो साहब ही पंचायत समिति के लिए जो भी काम आते हैं पंचायत वगैरह के लिए, वो सेक्शन जो है वो जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर से ही होते हैं। तो 3 प्रकार के स्तर, जैसे जिला स्तर पे जो है वो जिला परिषद होता है। तो ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन थोड़ा हिस्ट्री का है कि हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे? जो हर्ष होते थे, हर्ष एक बहुत शक्तिशाली कवि थे। इनके दरबार में बाणभट्ट हुआ करते थे, और ये वही बाणभट्ट है जो एक महान कवि का दर्जा इनको मिला है। और अगर मैं इनके बारे में बात करता हूँ, बाणभट्ट के बारे में, तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है कादम्बरी। क्या नाम है? कादम्बरी। हर्ष खुद भी जो है राइटर थे, इन्होंने खुद भी जो ग्रंथ लिखे हर्ष ने, हर्ष के द्वारा लिखे गए। जैसे प्रियदर्शी का हर्ष ने लिखा है, रत्नावली हर्ष के द्वारा नोट किया गया है, नागानंद जो है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। और अगर मैं हर्ष के कार्यकाल के दौरान बात करता हूँ तो इनके कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री, जिनकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, हुएनसांग। जो हुएनसांग, ये वही हुएनसांग थे जिन्होंने जो हमारी जो चंद्रताल झील है उसको लोहित्य सरोवर कहा था, हिमाचल प्रदेश की। तो इन्होंने भाई ये हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा इन्होंने की थी, हुएनसांग ने। और ये वही हर्ष है जिन्होंने एक पुलकेशन द्वितीय के साथ एक युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में उनकी हार हुई थी। तो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था, एक राजा होते थे पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ गए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। और फिर आप बोलेंगे कि सर मेरिट नहीं बनी। मेरिट कैसे बनेगी भाई? मेरिट तो तभी बनेगी जब आप पढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है? तो कुषाण प्रतिमाओं का जो संग्रह है वो मथुरा म्यूजियम में सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की भी एक स्टेट म्यूजियम है, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय है वो शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की स्टेट म्यूजियम। और अगर मैं बात करता हूँ कि कुषाण जो प्रतिमाएँ हैं ये तो भैया मथुरा संग्रहालय में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बताइए कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा की गई। और एक मथुरा म्यूजियम है, ये मथुरा जो म्यूजियम है ये थर्ड सेंचुरी बीसी से जो है ये 12 सेंचुरी बीसी तक इसमें जो है लगातार प्रतिमाएं रखी गई। और जितना मुझे जब मैं मथुरा संग्रहालय के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ और देखी थी कि जो मथुरा संग्रहालय है वहाँ पे गुप्ताज वंश की, गुप्ताज डेंसिटी की भी कुछ प्रतिमाएं रखी गई है। ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप डेप्थ से थोड़ा पढ़ेंगे। तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के दैवीय ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? तो ऐसा कौन सा स्मारक है जिससे गौतम बुद्ध ने जो है अपने बौद्ध धर्म के जो इनका दैवीय ज्ञान था उसको पूरे दुनिया में प्रचलित कर दिया था? तो ये महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स। तो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है भैया इसको यूनेस्को में भी डाला गया। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की होगी तो यूनेस्को में इसको 2002 में डाला गया है, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि ये महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो ये बोध गया में। कहाँ पे दोस्तों? बोध गया में।
और भैया जो ये बोध गया पड़ता है, ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। इसका नाम पहले गया होता था, लेकिन महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया बोध गया। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से मिल गए होंगे। और इनके जीवन के सबसे पवित्र स्थान ये बोध गया को भी माना जाता है। और अशोक ने ही बोध गया में सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था, बोध गया के इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बचपन का नाम इनका जो क्या था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिद्धार्थ था या क्या था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कालीबंगन नाम है भैया, ये कुम्हारी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिल्कुल जी सही बोला, पॉटरी के लिए। तो कहाँ पे है कालीबंगन? क्वेश्चन ये आ सकता है। कालीबंगन भारत की राजस्थान में है। और किस नदी के पास, अगर एग्जाम में पूछने वाला टफ क्वेश्चन पूछ ले कि कालीबंगन किस नदी के पास है, तो बोलेंगे घग्गर नदी के पास है कालीबंगन। और कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल है, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में है। और हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। मोतीतल हरियाणा में है। बनावली, बनावली कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देमदाबाद कहाँ पे? दोनों चीज़ें आप बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारा पार्ट 5 टेट आर्ट्स का अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।